हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको जावा प्रोग्रामिंग स्टेप वाइज और बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने वाला हूं। और ये आशा करता हूं कि ये सभी आईसीएसई बोर्ड जो क्लास 9 या 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल, और जो नए हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो प्रोग्रामिंग नहीं भी जानते हों वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आशा करता हूं कि उन्हें ये समझ आ जाएगी कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है। और जावा मैंने यहाँ पे इसलिए चुना है क्योंकि जावा लैंग्वेज जो है वो अभी लगभग हर फील्ड में यूज़ होता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो डिवाइस प्रोग्रामिंग में हो, होम अप्लायंस के प्रोग्रामिंग में हो, या वेबसाइट के प्रोग्रामिंग में हो, या नेटवर्क प्रोग्रामिंग में हो, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में हो, या फिर एंड्रॉयड का ऐप बनाने के लिए हो। हर जगह जावा का बहुत ही ब्रॉड यूज़ है। तो इस ज़माने में अगर आप लैंग्वेज कोई सीखना चाहते हैं और अपना कैरियर को सेव करना चाहते हैं तो वो जावा जो है वो सबसे बेस्ट है। तो चलिए जावा लैंग्वेज, तो ये जो वीडियो है ये सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, जो जानते हैं जावा के बारे में वो भी, और जो नए हैं वो भी, उनके लिए भी। और मैं इस वीडियो में इसके आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें मैं पूरे जावा लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने वाला हूं, और कमांड लाइन या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सारे तरह के प्रोग्रामिंग में इसमें आपको बताऊंगा। और आशा करता हूं कि अगर आप मेरे इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको जावा बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, और आप बहुत अच्छे एप्लीकेशंस भी बना पाएंगे, एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग भी आप कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, सबसे पहले जो जावा जो एक नाम है, इसे सुनने के बाद जो आपके मन में सबसे पहला विचार जो आता है कि जो जानते हैं वो उनके लिए तो ठीक है, पर जो नहीं जानते उनके लिए यही मन में आता है कि आखिर जावा है क्या। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले दिया है व्हाट इज़ जावा, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपका दिया है व्हाट इज़ जावा। तो जावा क्या है? तो ए स्टैटिक, सिक्योर, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी थ्रेडेड, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। तो जावा क्या है? जावा एक स्टैटिक, सिक्योर और प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी थ्रेडेड, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब स्टैटिक, यहाँ पे जो एक एक वर्ड है उस पर हम अगर चलें तो स्टैटिक का मतलब होता है कि जावा के जो वेरिएबल्स हैं उनको आपको स्टैटिकली डिफाइन करना पड़ता है। मतलब जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें उसके टाइप, डाटा टाइप का आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। और जो स्टैटिक टाइप के लैंग्वेज नहीं होते, जैसे पाइथन है और अन्य दूसरे लैंग्वेज हैं, उनमें क्या होता है कि आपको डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ जैसे जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, इस सब में तो आप केवल वेरिएबल का नाम लिखो और उसमें डाटा डाल दो। उसमें जैसे अगर आपने एज इक्वल टू 50 लिखी तो जावा पाइथन या जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो समझ जाता है कि उस वेरिएबल में 50 रखना है। और उसी वेरिएबल में आप अगर एज इक्वल टू कोई कैरेक्टर डाटा रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जावा में क्या है कि आपको उस वेरिएबल के नेम को के आगे आपको उसका टाइप भी बताना पड़ता है, इसलिए इसे स्टैटिक बोलते हैं। सिक्योर इन द सेंस कि जो इसके पहले के जो लैंग्वेज C++ थे उनमें क्या था कि पॉइंटर्स से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस थे वो बहुत ही
एक तरह से मेमोरी लीक करने वाले या मेमोरी से के प्रॉब्लम वाले प्रोग्राम हुआ करते थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हुए जो करप्ट हो जाते थे। तो इसलिए जावा का इन्वेंशन किया गया ताकि वो सारे जो बातें हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इसलिए जावा में पॉइंटर्स जैसी कोई बातें नहीं हैं, इसलिए ये सी प्लस प्लस इन सब से काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज है। तीसरी बात है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मतलब जावा का आपको अगर एक लाइन प्रिंट भी करना है स्क्रीन में, तो वो भी आपको ऑब्जेक्ट बनाकर करना पड़ेगा। मतलब जावा का जो मेन मेथड है वो भी क्लास के अंदर ही हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। वो आगे चलने के बाद आगे जब प्रोग्रामिंग हम करेंगे तो समझेंगे वो क्या होता है। तो इसलिए उसे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। मल्टी थ्रेडेड मतलब ये कि आजकल के जो प्रोसेसर होते हैं वो प्रोसेसर कई कोर वाले होते हैं, और उन हर एक कोर, जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे ऑक्टा कोर या हेक्सा कोर या क्वाड कोर, ये सब प्रोसेसर के प्रकार होते हैं। मतलब एक बड़ा प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर के अंदर ही उसके 8 भाग या 4 भाग, या क्वाड कोर है तो उसके एक प्रोसेसर के अंदर ही उसके 4 भाग होते हैं। अगर वो ऑक्टा कोर है तो एक प्रोसेसर के अंदर ही उसे 8 भागों में बांट दिया गया है, इसलिए ऑक्टा कोर कहा जाता है। अगर तो अभी तक डेका कोर तक भी प्रोसेसर पाए जाते हैं मोबाइल में, यानी एक प्रोसेसर के अंदर ही 10 हिस्से उसके होते हैं और वो 10 हिस्से अलग अलग काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें जब भी ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग काम उन प्रोसेसर के अंदर के जो हिस्से हैं उनसे अगर अलग अलग काम करवा सकता है तो उसे ही हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो जावा जो है इसमें वो कैपेबल है। वो आपके मतलब अगर कोई प्रोसेसर क्वाड कोर है, मतलब 4 कोर वाला है, तो चारों कोर से जावा अलग अलग काम करवा सकता है। अगर ऑक्टा कोर है तो 8 कोर से वो अलग अलग काम करवा सकता है। और ये जो अलग अलग काम वो करेगा जावा करवाएगा, तो वो हर एक काम को अपने अंदर एक थ्रेड से वो कनेक्ट करेगा। थ्रेड मतलब जैसे धागा होता है, यानी कि जैसे हम देखते हैं कठपुतली नचाने वाले अलग अलग धागे से अलग अलग कठपुतलियों को एक ही हाथ से नचाते हैं। तो उसी प्रकार से जावा प्रोग्रामिंग के अंदर से ही हम अलग अलग थ्रेड निकालकर, अर्थात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसे हम अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग कोर में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसे ही मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अगला है इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइन बाय लाइन किसी कोड को एग्जीक्यूट करता है या रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है, यानी एक बार में एक ही लाइन, तो वैसे लैंग्वेज को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। तो जावा जब कंपाइल करता है प्रोग्राम को तब तो वो कंपाइल करता है, मीन्स जब सोर्स कोड को रीड करता है तब कंपाइल करता है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करता है तो एक बार में एक ही लाइन वो एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए जावा को कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड दोनों ही लैंग्वेज माना जाता है। यानी जब वो सोर्स को कंपाइल करता है तब कंपाइलर जैसा बिहेव करता है, और जब एग्जीक्यूट करता है यानी प्रोग्राम को रन करता है, चलाता है प्रोग्राम को, आउटपुट देता है, तब वो एक बार में एक ही लाइन का आउटपुट देता है। तो इस तरह उसे इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। और इसे इन्वेंशन किसने किया? जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन और पैट्रिक नॉर्टन ने। इसका नाम जावा कैसे पड़ा? तो जावा सबसे पहले तो इसका नाम ओक रखा गया था, क्योंकि जेम्स गॉसलिंग जिन्होंने जो कि मेन इसके इन्वेंटर थे, उनके जो लेबोरेटरी था उनके सामने जो है उनकी खिड़की के सामने एक ओक ट्री, बहुत बड़ी ओक ट्री थी, तो उन्होंने उस ट्री के नाम पर ही उस लैंग्वेज का नाम ओक रख दिया था। फिर बाद में उसे इंडोनेशिया के एक आइलैंड के नाम पर जावा कर दिया गया। अब अगला सवाल है कि वाई लर्न जावा। अब ये सवाल जावा क्या है हम जान गए, तो हम जानेंगे कि जावा हम क्यों सीखें।
तो टू मेक सॉफ्टवेयर्स फॉर एंड्रॉयड फोन्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड जैसे कि टीवी रिमोट, माइक्रोवेव ओवन्स, ये सब, एंड इंटरनेट के लिए या सर्वर के लिए, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो आप ऐप बनाना चाहते हैं किसी एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, यानी एंड्रॉयड फ़ोन का आप ऐप बनाना चाहते हैं, या कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप का ऐप बनाना चाहते हैं, या कोई नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जैसे कोई टीवी का रिमोट है, माइक्रोवेव ओवन है, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, होम अप्लायंसेस हैं, उनको प्रोग्राम करना चाहते हैं, या इंटरनेट की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जैसे इंटरनेट में कोई वेबसाइट के अंदर छोटी सी विंडो खोल करके वीडियो चलाना चाहते हैं, या गेम इंटरनेट वेबसाइट में गेम ये करना लोड करना चाहते हैं, या गेम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप जावा के थ्रू कर सकते हैं। या कोई वेबसाइट को आप सर्व करना चाहते हैं, यानी सर्वर कंप्यूटर से आप सर्व करना चाहते हैं, तो वैसे उन स्थितियों में भी जावा आप के लिए लाभदायक काम की चीज़ होगी, और जावा आपको सीखना ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए हम जावा हम सीखेंगे। दूसरी बात है, तो इसका मतलब हुआ कि आज के ज़माने में अगर आप जावा आपने नहीं सीखी तो सॉफ्टवेयर के फील्ड में आप उतने पाँव अपने नहीं जमा पाएंगे। नेक्स्ट है, अब हम बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो व्हाट इज़ ए प्रोग्राम? तो ये उन लोगों के लिए है जो ये नहीं जानते कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। तो एनी एक्टिविटी बाय पीपल in their personal or social environment, for example birthday, school function, marriage programs। तो अगर हम प्रोग्राम कहें अपने रियल लाइफ में, अपने डेली टू डे लाइफ में जो अगर प्रोग्राम कहें तो हम प्रोग्राम किसे कहेंगे? तो कोई भी एक्टिविटी जो हम सोशल एक्टिविटी या पर्सनल एक्टिविटीज़ करते हैं घर में, बाहर में, ऑफिस में, स्कूल में, तो उन सबको हम प्रोग्राम कहते हैं। तो ये हमारे सोशल प्रोग्राम्स हुए। अब आगे है उसी तरह से कि कंप्यूटर प्रोग्राम फिर क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम, द कमांड्स ऑफ एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिवन टू ए कंप्यूटर टू गेट सम डिजायर्ड आउटपुट। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो जब हम किसी कंप्यूटर में, यानी कोई कंप्यूटर सिस्टम में किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कुछ कमांड देते हैं और उन कमांड को एग्जीक्यूट करके अपने कुछ काम करवाते हैं उस कंप्यूटर सिस्टम से, तो उस जो कोडिंग है, वो जो लाइन ऑफ कमांड है, जो जितने सारे कमांड हम देते हैं उनको हम एक साथ मिलाकर प्रोग्राम कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये सोशल प्रोग्राम से बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए कंप्यूटर प्रोग्राम एक तरह का सम लाइन्स ऑफ कोड होते हैं या कमांड होते हैं जो किसी ख़ास लैंग्वेज में उस कंप्यूटर को दिए जाते हैं। जैसे कि उनमें से एक लैंग्वेज है जावा, फिर सी है, C++ है, पाइथन है, पर्ल है, तो इस तरह से विजुअल बेसिक है, ये सारे बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, पास्कल हैं। तो इनमें ही हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाते हैं, यानी उनमें हज़ारों, जितनी ज़रूरत है हज़ारों लाखों लाइन भी हो सकती हैं कमांड के, और उन सबको मिलाकर जब हम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसे ही हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फिर किसको कहेंगे? तो the process of giving commands to a computer to solve any mathematical, logical or graphical problem and return outputs according to our requirements, इसे ही हम प्रोग्रामिंग कहेंगे। यानी उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम कंप्यूटर को अपने कुछ प्रॉब्लम्स, वो मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम हों या लॉजिकल हों या ग्राफिकल हों, कुछ भी प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कमांड डालते हैं, कमांड टाइप करते हैं और उसके थ्रू
किसी लैंग्वेज में वो हम टाइप करते हैं, या तो जावा लैंग्वेज में, या तो सी लैंग्वेज में, या तो C++ लैंग्वेज में, या पाइथन लैंग्वेज में। ये सारे लैंग्वेज हैं, ये कंप्यूटर के लैंग्वेज। जैसे हमारे ह्यूमन लैंग्वेज क्या क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, ये सारे लैंग्वेज हैं, ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं इनको। उसी तरह से कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए वो उनकी लैंग्वेज में हमें कमांड देने होते हैं। और कंप्यूटर के लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो जावा, C++, विजुअल बेसिक, पर्ल, पाइथन, रस्ट, ये सारे जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। पास्कल, फोर्ट्रान, कोबॉल। तो ये हमें कंप्यूटर को इन सब लैंग्वेजों में किसी एक में से अगर कमांड देंगे तो कंप्यूटर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। तो इसी प्रोसेस को कि जब हम किसी भी लैंग्वेज में एक लैंग्वेज को चूज़ करके और उसमें बहुत सारे कमांड लिख करके जब कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट देते हैं, तो उन कमांड्स को देने की जो प्रोसेस है उसे ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि एक प्रोग्रामिंग का यहाँ पे मैंने ढांचा तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसे हम एक हायरार्किकल एक ट्री के ज़रिए जानेंगे। तो सबसे यहाँ पे हम जान सकते हैं कि प्रोग्रामिंग जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट डाटा होता है और एक पार्ट मेथड होता है। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग करें, उसके मूलतः मेनली दो ही पार्ट होते हैं। उसमें कुछ डाटा होगा और उस डाटा को कैलकुलेट करने वाले कुछ मेथड्स या प्रोसेस होते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से होता है कि जैसे हम कोई काम करते हैं, घर में कोई भी काम कर लें, खाना बना लें, चाय बना लें, तो उनमें आप देखोगे कि हमेशा दो ही चीज़ें उसमें होती है। एक तो डाटा मीन्स इंग्रेडिएंट होता है, और उसके बाद उस इंग्रेडिएंट को प्रोसेस करके बनाने की जो प्रोसेस है वो एक होती है। जैसे अब चाय बनाने की अगर ले ले बात, तो वो अगर उसको हम प्रोग्रामिंग माने तो उसमें डाटा जो है वो चाय, चीनी और दूध, ये उसका डाटा हो गया। और जो चाय बनाने के लिए जो हम उसको उबालते हैं, वो प्रक्रिया, वो उसका मेथड हो गया। तो इस तरह से इंग्रेडिएंट और जो उबालने की प्रक्रिया, ये दोनों मिला करके चाय बन गई। तो इसी तरह से कोई भी प्रोग्रामिंग हम जब कंप्यूटर में करते हैं तो उसमें कुछ डाटा होता है और कुछ प्रोसेस होते हैं जो उस डाटा को मैनिपुलेट या कैलकुलेट करके हमारे आउटपुट को हमें देता है। तो इसलिए एक प्रोग्रामिंग के मेनली दो पार्ट होते हैं, डाटा और मेथड को हम प्रोसेस भी बोलते हैं। और यही मेथड अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें उनको बोली जाती है। जैसे सी में इन मेथड्स को फंक्शन कहा जाता है, C++ में भी फंक्शन कहा जाता है, विजुअल बेसिक में रूटीन या सब रूटीन कहा जाता है, या सब प्रोसीड्योर कहा जाता है। पाइथन में इसे फंक्शन और मेथड कहा जाता है। जावा में इसे प्रोसेस को मेथड कहा जाता है। अब हम चलते हैं कि डाटा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और मेथड कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम डाटा की ओर बढ़ते हैं। डाटा आप देखेंगे कि डाटा मेनली दो ही प्रकार के होते हैं इस दुनिया में। कुछ डाटा न्यूमेरिक होते हैं, जैसे हमारा एज है, हमारा हाइट है, और ये सारे जो हैं वो न्यूमेरिक होते हैं। और कुछ डाटा जो होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं, जैसे हमारा नाम, वो कैरेक्टर है। हमारा एड्रेस, घर का एड्रेस, वो भी कैरेक्टर में हम लिखते हैं, उसे नंबर में तो लिख नहीं सकते हैं। डाटा जो एड्रेस होता है उसमें हम नंबर और कैरेक्टर दोनों ही मिक्स रहता है। अगर स्ट्रीट नंबर है तो नंबर देना पड़ेगा, और स्ट्रीट का नेम है तो नेम वो कैरेक्टर में देना पड़ेगा। तो इस तरह से डाटा जो दुनिया में है वो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो नंबर वाले या तो कैरेक्टर वाले। अब हम अगर न्यूमरिक्स में चलें तो यानी नंबर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर में आप देखेंगे, नंबर में कुछ इंटीग्रल होते हैं। इंटीजर मीन्स पूरे होते हैं, जैसे 5, 3, 15, 19 ऐसे। और कुछ फ्लोट में होते हैं, कुछ इंटीजर वैल्यू। कुछ नंबर जो होते हैं वो पॉइंट्स में भी होते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ का प्राइस लें, कोई आइटम का, तो वो देखेंगे आप, जैसे शर्ट का, तो आप देखेंगे 599.99
ऐसे शूज़ रहता है तो उसका भी रेट हम देखते हैं 783.99 मीन्स पॉइंट में रहता है। और इंटरेस्ट रेट, बैंक का इंटरेस्ट रेट वो पॉइंट में रहता है। तो इस तरह से हम जब नंबर देखते हैं तो नंबर दो तरह के होते हैं, एक तो पॉइंट एक बिना पॉइंट वाले मीन्स होल नंबर्स, और एक होता है पॉइंट वाले मीन्स फ्लोट नंबर्स। और अब और आगे बढ़ते हैं, जब हम इंटीजर को और आगे हम अगर चलते हैं तो अब यहाँ से जो है जावा का डाटा टाइप्स यहाँ से आप स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से हम अगर कैरेक्टर में आएँ तो कैरेक्टर के भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर और एक मल्टी कैरेक्टर। तो यानी कि कोई कैरेक्टर डाटा जो होता है वो तो या तो सिंगल कैरेक्टर का हो सकता है या तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का हो सकता है। अगर सिंगल कैरेक्टर रहेगा तो उसे हम कैरेक्टर डाटा कहेंगे सिर्फ, और अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। और आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो है डाटा टाइप आप मेनली जावा के डाटा टाइप्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जावा में इंटीजर के जो डाटा टाइप्स हैं वो बाइट पहला है, फिर शॉर्ट है, फिर इंट है, फिर लॉन्ग है। ये इंटीजर टाइप के डाटा टाइप्स हैं जावा के। यहाँ से ये तो बाइट मतलब होता है कि इसमें आप एक बाइट का मेमोरी एक रिज़र्व करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हैं, वो है 255। शॉर्ट जो है इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, ये 2 बाइट मेमोरी रिज़र्व करेगा, और इसमें आप नंबर कितने बड़े नंबर इसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं, तो 65,535। इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, तो इसमें भी आप जो है वो लगभग 4 बिलियन नंबर्स 4 बिलियन तक का वैल्यू रख सकते हैं। लॉन्ग में आप ये 8 बाइट का होता है, तो इसमें आप 19 डिजिट का पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं या नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। उसी तरह से एक न्यूमेरिक वैल्यू है बूलियन, ये केवल 0 और 1 ही रखता है अपने अंदर, और इसकी मेमोरी रिजर्व जो है ये करता है वो भी 1 बिट ही करता है। तो डिजिटल मशीन में जो मेमोरी होता है वो 0 या 1 के फॉर्म में ये अरेंज्ड रहता है। 0 मीन्स लो वोल्टेज और 1 मीन्स हाई वोल्टेज। तो जो भी कुछ भी डाटा बनता है डिजिटल डिवाइसेस में, जैसे कंप्यूटर हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, इस सब में, तो वो 0 और 1 के रूप में ही सारा डाटा रहता है। इस स्क्रीन में आप जो भी देख रहे हैं ये सब 0 और 1 से ही लॉजिकली इनको बनाया गया है। मीन्स हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज से ही इतने सारे जो कुछ भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं वो सिर्फ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के ज़रिए ही बना हुआ है। तो उसे ही हम बूलियन कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज बूल नाम के एक साइंटिस्ट ने डिजिटल डिवाइस के जो डाटा है, डिजिटल डिवाइस में जो करंट पास होता है उसको उन्होंने ही सबसे पहले लॉजिकली जो हाई वोल्टेज को 1 माना था और लॉजिकली लो वोल्टेज को 0 माना था। इसीलिए उनके नाम पर इस डाटा टाइप का नाम भी बूलियन डाटा टाइप, और इसे बाइनरी डाटा टाइप भी हम कहते हैं। जैसे हमारा जो नंबर सिस्टम है इसमें नॉर्मल में मैथमेटिक्स में, तो वो 10 डिजिट्स का होता है 0 to 9, लेकिन बूलियन में क्या होता है सिर्फ 0 और 1 होता है। तो यही इसका डाटा टाइप है, इसीलिए इसे बाइनरी डाटा टाइप भी कहते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे फ्लोट जो डाटा टाइप है, ये इसके भी 2 पार्ट हैं, एक फ्लोट और एक डबल। तो ये सिर्फ कैपेसिटी के हिसाब से नाम है। फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स का होता है, और इसकी कैपेसिटी भी मैं अगले पेज में आपको बढ़िया से सारे डाटा टाइप का कैपेसिटी भी आपको दिखाऊंगा। और उसका डबल जो होता है उसको डबल ही कहा जाता है। तो इस तरह से फ्लोट के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक फ्लोट और एक डबल। फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का होता है। चलिए, तो ये डाटा, तो आप यहाँ से ये जो बॉक्स अब मैं बना रहा हूँ ये आपको जावा के डाटा टाइप्स हैं जो अगले पेज में आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये भी अब है यहाँ पे मेथड्स के 2 पार्ट हैं, इनबिल्ट मेथड और यूज़र डिफाइंड मेथड। तो जावा में 2 तरह के मेथड होते हैं, एक इनबिल्ट मतलब जो जावा लैंग्वेज में पहले से बने हुए हैं, जैसे
आप सिस्टम आउट प्रिंट लाइन जो यूज़ करते हैं वो मेथड, प्रिंट लाइन मेथड जो है वो इनबिल्ट है। और उसके बाद मैथ का जो मैथ इसमें पैकेज में जो बहुत सारे मैथ का पावर जैसे पाव ये मेथड है, ये भी इनबिल्ट मेथड है इसमें जावा में। इस तरह से जितने भी मेथड हैं जो कि दो ब्रैकेट के बीच दो ब्रैकेट जिनके लास्ट में लगता है, वो सारे मेथड जो हैं वो इनबिल्ट होते हैं। उसके बाद है आपका और बाकी जो हम अपने प्रोग्रामिंग में हम खुद अगर मेथड कुछ बनाते हैं तो उसे हम यूजर डिफाइंड मेथड कहते हैं। चलिए अब जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे ये सब सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। चलिए अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको देखिएगा कि ये डाटा टाइप, जावा का डाटा टाइप यहाँ पे मैंने बताया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले है यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे डाटा टाइप, जो जावा का सबसे पहला डाटा टाइप है वो बाइट है। मतलब ये डाटा टाइप किस काम में आते हैं, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करने में काम आते हैं। जैसे अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो इसके मान लीजिए एज नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो इसके आगे आपको ये डाटा टाइप जो है आपको लिखना पड़ेगा। आप यहाँ से लिखेंगे डाटा टाइप। तो इस तरह से ये डाटा टाइप बनाने में, वेरिएबल डिक्लेयर करने में काम आता है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाइट और एज इक्वल टू 9, ऐसे प्रोग्रामिंग में काम आता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। चलिए उसके बाद है तो बाइट का मेमोरी रिक्वायरमेंट कितना है, यानी ये कितना मेमोरी रिजर्व करता है 1 बाइट का। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू हम माइनस और प्लस मिला करके अगर रखें तो -128 से लेकर +127 तक। लेकिन अगर बिना विदाउट साइन का अगर लिखें तो 255 हम लोग रख सकते हैं इसमें। चलिए अगला है शॉर्ट, ये कितना मेमोरी रिजर्व करता है 2 बाइट। इसका कैपेसिटी आप बगल में यहाँ पे देख रहे हैं। फिर इंटीजर टाइप का डाटा टाइप जो है उसे इंट बोलते हैं, उसका मेमोरी रिक्वायरमेंट कितना है तो 4 बाइट्स, और उसकी कैपेसिटी आप यहाँ पे, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू जो है आप इस तरह के वेरिएबल में रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट, अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x, तो इस इंट x में x के अंदर मैं कितना बड़ा वैल्यू रख सकता हूँ, तो ये इतना बड़ा, या तो माइनस में या तो प्लस में, इतना बड़ा वैल्यू मैं इसमें x में रख सकता हूँ। अगला है लॉन्ग टाइप का अगर वेरिएबल है डिक्लेयर करना चाहूँ तो वो मेमोरी कितना रिजर्व करेगा 8 बाइट्स का, और उसमें मैं कितना बड़ा वैल्यू रख सकता हूँ तो 19 डिजिट्स का, ये माइनस और प्लस वाला वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू तक मैं रख सकता हूँ। उससे नीचे वाला तो रख ही सकता हूँ, इतना मैक्सिमम इतना बड़ा वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। उसके बाद है फ्लोट, ये 4 बाइट्स का होता है, और उसमें मैं पॉइंट वाला वैल्यू कितना उसमें स्टोर कर सकता हूँ। ये है, आपको अगर इसको लिखना चाहें ठीक से तो ऐसे लिख सकते हैं 3.4 × 10⁻⁻38, ये सबसे कम वाला वैल्यू। और सबसे बड़ा वैल्यू अगर रखना चाहो इसमें तो 3.4 × 10⁻38, इतना बड़ा मैक्सिमम वैल्यू इसमें फ्लोट में रख सकता हूँ। और उसी तरह डबल है, ये डबल फ्लोट का डबल है, तो ये 8 बाइट मेमोरी खाता है, और इसको भी मैं कितना बड़ा वैल्यू इसमें रख सकता हूँ, कितना छोटा वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो अगर छोटा देखें तो इधर वाला आप ले लें, छोटा मतलब हो गया 1.7 × 10⁻⁻308, इतना बड़ा वैल्यू, छोटा वैल्यू। और बड़ा वैल्यू बोलें तो माइनस हटा करके पावर में रख सकते हैं। मतलब अगर बड़ा वैल्यू बोले तो ये रख सकते हैं 1.7 × 10⁻308, इतना बड़ा वैल्यू रख सकते हैं, ये डबल के अंदर। अब है बुलियन,
तो बूलियन डाटा टाइप जो है इसमें ये कितना मेमोरी रिज़र्व करता है, तो ये 1 बिट मेमोरी रिज़र्व करता है, 1 बिट, यानी या तो 0 या तो 1। और इसमें वैल्यू क्या स्टोर रहता है, तो ट्रू और फॉल्स, यानी 1 अगर के लिए 1 मतलब ट्रू और फॉल्स मतलब 0। तो इस तरह से ट्रू और फॉल्स स्टेटस बताने के लिए हम लोग बूलियन टाइप के वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। आगे है आपका कैर टाइप का डाटा टाइप। तो कैर टाइप का डाटा टाइप में क्या हम स्टोर करते हैं, ये 2 बाइट्स रिज़र्व करता है और इसमें हम दुनिया भर के जितने भी लैंग्वेज हैं उनमें से 65,535 टाइप्स के कैरेक्टर इसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं इस कैर टाइप के वेरिएबल में। मतलब कैर ये डाटा टाइप है, तो इसी में स्टोर नहीं करेंगे, जब भी हम स्टोर करना चाहेंगे तो हम वो डिक्लेयर करेंगे ऐसे लिख करके CHAR कैर, और फिर कोई वेरिएबल लिखेंगे CH। अब इसमें जो हम कैरेक्टर रखेंगे वो हम ये 65,000 जो है 65,000 में से कोई एक कैरेक्टर रख सकते, जैसे कि कोई चाइनीज कैरेक्टर में हमने रख दिया ऐसे। तो इस तरह करके ये जो CH का टाइप है वो है ये कैर डेटा टाइप। तो इस तरह से ये डाटा टाइप भी है। आगे हम लोग जब प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। अब चलिए हम चलते हैं, अब जावा के जो एक सिंपलेस्ट प्रोग्राम है उसको देखते हैं और उसी हिसाब से सी के भी एक प्रोग्राम को देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों जावा को प्योरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटेड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों कहते हैं। और फिर ये भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो जावा का एक प्रोग्राम का लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है, वो भी हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है, सबसे छोटा प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये इंपोर्ट एक स्टेटमेंट दिया है। ये सारे स्टेटमेंट हैं, इंपोर्ट, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, ये सारे जो हैं वो कमांड हैं एक तरह के। और किस लैंग्वेज के कमांड हैं, तो जावा लैंग्वेज के कमांड हैं। हमने पहले ही देखा था कि कोई प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो जितने भी किसी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में जब कंप्यूटर को कोई कमांड दिया जाता है तो उसे ही हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। यहाँ पर हम जावा लैंग्वेज में कंप्यूटर को एक कमांड, बहुत सारे कमांड यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट, तो इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम जावा कंपाइलर को बता रहे हैं कि आप ये फाइल को इंपोर्ट कर लो, यानी मेरे प्रोग्राम में शामिल कर लो। उसके बाद है अगला स्टेटमेंट है क्लास टेस्ट। तो ये चूँकि जावा एक प्योरली प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट जब सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए डाटा टाइप क्लास यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने इंट, कैर, ये सारे जो डाटा टाइप्स अभी देखे, इंट, फ्लोट, डबल, तो उसी तरह से क्लास जो है ये भी एक डाटा टाइप होता है, मगर ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप डिक्लेयर करने के काम में आता है। तो इस तरह से क्लास टेस्ट लिखने को, यानी कि जो जावा का एक सबसे एक लाइन का भी प्रोग्राम है तो वो भी किसी क्लास के अंदर में रहता है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मेन मेथड होता है जिसे कंपाइलर उसे ही ढूंढता है सबसे पहले। तो ये जो मेन मेथड आप देख रहे हैं ये मेथड है, क्योंकि इसके दोनों ओर इस तरह के जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो बताता है कि ये मेथड है। तो ये मेन मेथड भी आप देखेंगे कि क्लास के ही अंदर है, तो इसीलिए इसे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन उसी हिसाब से आप यहाँ पे अगर देखें, ये C++ का एक प्रोग्राम है, यहाँ पे आप देखेंगे, और ये जावा का है, तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस कि यहाँ पे क्लास यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पे आप कहीं भी क्लास नहीं देखेंगे, लेकिन ये लाइन प्रिंट करने के लिए कमांड दे दिया गया है सी आउट। जैसे ये वेलकम टू C++, ये मैसेज हमें स्क्रीन में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो जावा में हम देखते हैं तो वो जो एक सिंगल लाइन भी प्रिंट कराना है तो उसको भी हमें क्लास के अंदर ही देना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है तो उसमें क्लास के अंदर ही सारा कुछ होता है, क्लास के बाहर कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे C++ में भी हम क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हमने किया है C++ का, इसमें कहीं भी क्लास अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये प्रोग्राम रन करेगा, जबकि जावा में ऐसा
नहीं होता, इसीलिए जावा को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये जो जावा का ये जो कमांड है, इनको मैंने अच्छी तरह से जो प्रैक्टिकल जब आप इसके करेंगे इसके बाद ही, तो उसमें मैंने अच्छी तरह से बता दिया है विंडोज़ में भी और लिनक्स में भी कि इन लोगों का क्या क्या मतलब होता है और क्या इनका काम है, ये वहाँ पे आप समझ जाएंगे प्रैक्टिकल में। अब यहाँ पे एक जावा प्रोग्राम का जो लाइफ साइकिल है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जावा का सोर्स फाइल क्रिएट किया जाता है और उस सोर्स फाइल का नाम कोई भी नेम दे करके, एक फाइल नेम दे करके डॉट जावा उसका एक्सटेंशन रहता है, यानी कि डॉट जावा लगाना पड़ता है। फिर उसे जब जावा कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाता है, जावा कंपाइलर उसे कंपाइल करता है, तो वो डॉट क्लास में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? डॉट क्लास में, यानी वही फाइल नेम। अगर मान लीजिए हमने टेस्ट फाइल नेम यूज़ किया है, टेस्ट डॉट जावा, ये अगर मेरा सोर्स फाइल है, तो वो जब कंपाइल होगा तो वो बन जाएगा टेस्ट डॉट क्लास, ये बन जाएगा। तो बन जाएगा ये कंपाइल होने के बाद। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि सबसे पहले सोर्स फाइल आपने डॉट जावा फॉर्मेट नेम का लिखा, फिर उसे कंपाइल किया तो उसका बाइट कोड बन गया, और उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहले से JVM जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल रहती है करना पड़ता है हमें, और वही इसे रन कर पाएगा। तो विंडोज़ में विंडोज़ का JVM इसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर लिनक्स में मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो लिनक्स में भी जावा का वर्चुअल मशीन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो इसे एग्जीक्यूट करेगा इस बाइट कोड को। और फिर अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक में भी हमें JVM जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वही इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देगा। तो इस तरह से आपने थ्योरेटिकली ये समझा कि जावा का एक सिंपल प्रोग्राम कैसा होता है, और उसे उसका स्ट्रक्चर आपने देखा। अब इसका आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे। हमने आपको जावा के रिलेटेड जो है सारी बातें बता दी, उसके एक सिंपल प्रोग्राम कैसे होता है, जावा क्या है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें क्यों सीखना चाहिए, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कैसे जावा इन्वॉल्व्ड है, उसके बिना एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग हो नहीं सकती। तो इस तरह से उसके बाद हमने जावा के डाटा टाइप्स के संबंध में भी बताया आपको। फिर जावा का एक स्ट्रक्चरल सिंपल सा प्रोग्राम आपको बनाकर जो है उसके बारे में समझाया, उसके जो एलिमेंट्स के बारे में बताया, और एक जावा प्रोग्राम का जो एक लाइफ डेवलपमेंट साइकिल होता है जावा प्रोग्राम का, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि बहुत से जो यूज़र हैं उनके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल रहता है, बहुत से के नहीं रहता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उस प्रोग्राम को हम कैसे चलाएं विंडोज़ के अंदर। और वैसे तो जावा के बहुत सारे IDE हैं पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, पर मैं आपको यहाँ पे कमांड लाइन में कैसे विंडोज़ में जावा प्रोग्राम को कंपाइल करें और उसको कैसे रन करें वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलिए टेस्ट करते हैं कि जावा इसमें इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कमांड देंगे जावा, और उसके बाद आप वर्जन दे सकते हैं -वर्जन। तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई जावा इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पे उसका वर्जन पता चल जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर में भी अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो वो इसमें आप देख रहे हैं कि जावा से रिलेटेड यहाँ पे कि जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, अर्थात जावा बोल करके इसमें कोई कमांड है नहीं, मतलब जावा इंस्टॉल्ड नहीं है तो जावा कमांड में नहीं आएगा। और एक तरीके से आप जान सकते हैं कि जावा C लिखने से आपको जावा कंपाइलर लोड होता है, तो वो अगर जावा कंपाइलर लोड है तो आपको यहाँ उस संबंध में आएगा।
तो ये भी आप देख रहे हैं कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, तो यह भी, ये कमांड भी रिकॉग्नाइज्ड है नहीं है, मतलब जावा कंपाइलर भी लोड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम जावा इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आप क्रोम ओपन कर सकते हैं। क्रोम ओपन करके आप, एक साइट है जो ओपन कम्युनिटी साइट है और जिसमें वो पब्लिकली ओपन सोर्स के तौर पर उसे रखा गया है उस वेबसाइट में, तो आप JDK वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कमांड, आप वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है jdk.java.net, और उसके बाद आप उसमें स्लैश देकर जो भी जावा आपको इंस्टॉल करना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको 8 करना है तो 8 दे दें, 9 तो 9, 11 तो 11। तो अभी जैसे 19 तक JDK का वर्जन पहुँच गया है, पर लेटेस्ट जावा इंस्टॉल करने से बहुत से पुराने एप्लीकेशन नहीं चलते हैं, तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन जो जावा है वो इंस्टॉल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन जो है वो JDK 11.0.2 है, और जो उसके बाद जो LTS वर्जन है वो 17 जो है वो है। तो चलिए हम सबसे कम वाली ही इंस्टॉल करते हैं ताकि बहुत सारे एप्लीकेशन वो आराम से चल सकें। तो हम यहाँ पे 11 दे देते हैं और इसे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे जो पेज खुलती है उसमें से आप यहाँ पे ओपन JDK आर्काइव, यहाँ पे आप चले जाएं और यहाँ से आप, यहाँ बहुत सारे जो रिलीजेस हैं इसमें से आप 11 वाले में चले जाएं और वहाँ से 11 का जो फाइल है ये रहा आपका 11.0.1, 11.0.2। तो इसमें से आप ये जो लेटेस्ट है वो 11 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए एक जिप फाइल है 64 बिट की, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जिप में तो वो खुल जाएगी और डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने पहले ही इसे डाउनलोड कर रखा है और उसे इंस्टॉल भी, एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो मैं आपको सीधे वहीं ले चलता हूँ। ये रहा, ये आप देख रहे हैं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सी, इसमें आपका C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा 11 इंस्टॉल्ड है। अब इसके अंदर जो है JDK 11 के अंदर बिन, इसके अंदर आपको जो जावा है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। वो जावा और जावा कंपाइलर ये आपको इंस्टॉल यहाँ से करना है। जैसे ये जावा C है, जावा कंपाइलर, और जावा इंटरप्रेटर जो है वो जावा है। तो ये यूज़ करने के लिए आपको JDK जो बीन यहाँ तक का जो एड्रेस है इसे आपको पाथ वेरिएबल में आपको कॉपी कर देना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ से इस एड्रेस को क्लिक कर लें और कॉपी कर लें इस पूरे को, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लें। तो यहाँ पे हम जावा इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने उस तरह से प्रोग्राम फाइल्स में उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उसके पाथ को हम पाथ वेरिएबल में सेव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जहाँ जावा इंस्टॉल है उस डायरेक्टरी में आप जाएं। जैसे यहाँ पे C ड्राइव में, C ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में मैंने इंस्टॉल किया था, डबल क्लिक करता हूँ और उसके बाद JDK 11 ये आप देख रहे हैं, इसको भी खोलता हूँ, ओपन करता हूँ और फिर बिन को भी ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जो एड्रेस बार है उसमें पूरा एड्रेस आ चुका है। अब इसे आप एक बार क्लिक कर लें इस तरह से और ये सेलेक्टेड हो जाएगा और यहाँ से आप कॉपी कर लें। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो विंडोज़
का जो स्टार्ट मेन्यू है, वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में राइट क्लिक करके और वहाँ से आप सिस्टम जो ऑप्शन है उसमें जाएं और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाएं। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डेस्कटॉप, ये उसके बाद उसमें जो एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स है उसको क्लिक करें। ये विंडोज़ 11 का मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देख सकते हैं, उसको क्लिक करें। अब यहाँ पे जो खुलता है उसमें ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे हैं पाथ, जो ये सेटिंग्स है, इसको क्लिक करके और एडिट ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे आप न्यू ऑप्शन करके यहाँ पे कॉपी कर दें, इसे पेस्ट कर दें, ये इस तरह से। तो मैंने एक बार पहले ही किया हुआ है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो ये मेरा मैंने 2 बार कर दिया, इसलिए एक डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और अब फिर इसी तरह से सेम ऑप्शन यहाँ नीचे जो सिस्टम वेरिएबल्स है, यहाँ भी आप एक देखेंगे पाथ वेरिएबल है, यहाँ भी आप इसे एडिट ऑप्शन में जाएं और यहाँ भी आप इसी तरह से न्यू ऑप्शन में क्लिक करके और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। पर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी न्यू करके और यहाँ वो जो कॉपी आपने की थी वो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने पहले कर रखा है इसलिए मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका ये दोनों जगह आपने कॉपी कर दिया। अब यहाँ से ओके कर दें, यहाँ भी आप ओके कर दें, इसे क्लोज कर दें, ये भी क्लोज कर दें और आपका जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है विंडो, इस विंडो को भी क्लोज करके और रीओपन कर दें आप। तो इस तरह से रीओपन कर दें आप इसे। तो ये मैंने रीओपन कर दिया। अब आप यहाँ पे हम कमांड देकर देखेंगे कि जावा इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो ये यहाँ पे मैंने दिया, जावा ऑप्शन में देता हूँ जावा और वर्जन में देता हूँ। तो आप देखेंगे ये रहा ओपन जेडीके वर्जन। अब नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड ऐसा कोई नहीं आ रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं ओपन जेडीके वर्जन 11 जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ये एक LTS वर्जन है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन है और इसका सपोर्ट जो है वो 2023 तक रहेगा। इसके अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, इसलिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से जावा हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब आपके मशीन में जावा इंस्टॉल हो गया है विंडोज़ में। तो अब हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक फाइल बना लें। आप नोटपैड यहाँ पे भी लिख सकते हैं या यहाँ पे मैं नोटपैड लिख देता हूँ, नोटपैड। और ये नोटपैड खुल गया। यहाँ पे आप यहाँ पे कमांड लिख लें। तो सबसे पहले हम लोग जो सिंपल सा प्रोग्राम था वो यहाँ पे हम लोग कंपाइल करेंगे। तो उसका था क्लास यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। ये मैंने सेव भी कर दिया। यहाँ
पे आप इसे फाइल को नाम दे दें test.java और मैंने ये सेव कर दिया। मैं फिर से उसे खोलता हूँ, नोटपैड test.java। यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए बोल रहा, आप कर दें। अब यहाँ पे आप टाइप करें क्लास टेस्ट, इसके बाद इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैस दे दें यहाँ से, और फिर यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे ऐड कर दें पब्लिक। इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ ज़रा, और भी बढ़ा देता हूँ। ये पब्लिक स्टैटिक void और मेन, इसके अंदर आप दें स्ट्रिंग array args, और यहाँ पे इसका भी अपना ब्लॉक बना देता हूँ मैं। ये स्टार्टिंग प्रोग्राम है इसलिए मैं आपको नोटपैड में बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो स्पेसिफिक एडिटर होते हैं जैसे VS कोड वगैरह वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वहाँ पे आपको ये टैब इतने नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली उसके आप जब ओपनिंग ब्रश देंगे तो क्लोजिंग ब्रश खुद ब खुद आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ मैं सबसे सिंपल सा प्रोग्राम जो हम लोगों ने बनाया था वो यहाँ पे मैं देता हूँ, system.out.println और डबल कोट और हेलो फ्रॉम जावा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे हेलो फ्रॉम जावा दे दिया है, और इस कोड को अब हम कंपाइल करते हैं। सेमीकोलन दे दें। चलिए इसे कंट्रोल S दे करके सेव कर लेते हैं हम। सेव कर लिया हमने। चलिए अब इसे क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये फाइल यहीं पे है या नहीं। dir कमांड दे सकते हैं आप, दीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे ये तो डायरेक्टरीज हैं। ये test.java आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फाइल है इसमें ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ से उसको कंपाइल करेंगे। तो इसके लिए जावा का कंपाइलर यूज होता है, जावा सी दे देने से जावा का कंपाइलर कॉल होता है। और उसके बाद फाइल नेम में आप यहाँ पे दे दें test.java। ये कंपाइल हो रहा है, ये देखिए इसके बीच में कोई एरर नहीं है, मतलब हमारा फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अगर कोई एरर रहता तो इस दोनों जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके बीच में वो प्रॉब्लम जो एरर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो अब कोई एरर नहीं है। अब इसे
तो इस तरह से अब ये जो जावा डॉट टेस्ट डॉट जावा जो फाइल्स था वो सोर्स फाइल है, ये एक सोर्स फाइल है। और जब हमने जावा कंपाइलर के साथ जावा सी जो है वो जावा का कंपाइलर होता है, और जावा कंपाइलर से जब हमने टेस्ट डॉट जावा ये सोर्स फाइल को कंपाइल किया तो इसी नाम की एक डॉट क्लास फाइल बनती है जिसे हम जावा बाइट कोड बोलते हैं। अर्थात वो टेस्ट डॉट जावा फाइल की बाइट कोड बन गई है जो जेवीएम उसे एग्जीक्यूट करेगा। जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो उसे एग्जीक्यूट करने वाला है। तो जावा कंपाइलर का काम है कि जो भी आप सोर्स फाइल देंगे डॉट जावा फॉर्मेट में देंगे, उस फाइल को वो डॉट क्लास फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है कंपाइल करके और जावा का बाइट कोड बना देता है। वो डॉट क्लास जो फाइल होती है वो एक्चुअल में जावा की बाइट कोड होती है और उस बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन रन कराता है। तो जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करने के लिए हम जावा का जो इंटरप्रेटर है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जावा सी लिखने से जावा का कंपाइलर कॉल होता है और जावा सिर्फ लिखने से, जब हम सिर्फ जावा लिखते हैं तो जावा का इंटरप्रेटर कॉल होता है। तो अब हमने जावा का इंटरप्रेटर कॉल कर लिया है। अब उस डॉट क्लास जो बाइट कोड है, जावा की जो बाइट कोड है वो टेस्ट डॉट जावा फाइल की, उसे हम सिर्फ टेस्ट लिखेंगे तो जावा जो इंटरप्रेटर है वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि इसका बाइट कोड यानी डॉट क्लास जो है वो खुद ब खुद कॉल कर लेगा। तो हमें सिर्फ फाइल का नेम लिखना है, तो जावा और उसके बाद टेस्ट। अब इसे हम देंगे और ये आप यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं, हेलो फ्रॉम जावा, ये आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह से ये जावा इंटरप्रेटर है। अगर सिर्फ जावा लिखते हैं तो जावा का इंटरप्रेटर कॉल होता है और जावा सी लिखने से जावा का कंपाइलर कॉल होता है, जावा सी, सी फॉर कंपाइलर। तो इस तरह से हमारा पूरा फेज जो है एक जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट का और उसे रन कराने का ये पूरा फेज कंप्लीट हो गया। हम टेस्ट आपको चेक करके दिखा देते हैं कि डॉट क्लास फाइल इसी डायरेक्टरी में है, बनी हुई है, जो कि बाइट कोड होता है, वो जावा कंपाइलर उसे बनाता है। यानी जावा कंपाइलर जावा सी जो है, जब उसने इस टेस्ट डॉट जावा फाइल को कंपाइल किया तो कंपाइल करने के बाद उसने टेस्ट डॉट क्लास नाम का एक बाइट कोड बनाया, उसका उस फाइल का बाइट कोड बना दिया। तो वो हम आपको दिखाते हैं। ये dir कमांड हमने दिया और ये आप देख लें यहाँ पे टेस्ट डॉट क्लास। ये एक्चुअल में ये जो टेस्ट डॉट जावा है इसका ही बाइट कोड है इसमें टेस्ट डॉट क्लास में, और ये बाइट कोड ही जेवीएम रन कराता है, एग्जीक्यूट कराता है, और जो हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन दिखाई पड़ता है, आउटपुट दिखाई पड़ता है। तो वो जो बाइट कोड डॉट क्लास फॉर्मेट में रहता है उसे जेवीएम रन कराता है। और जेवीएम को हम कैसे कॉल करते हैं, तो जावा इंटरप्रेटर के द्वारा कॉल करते हैं जब हम लोग जावा लिखते हैं। और उसके लिए जावा इंटरप्रेटर को कॉल करने के लिए सिर्फ जावा लिखा जाता है, और जो जिस फाइल को आपने कंपाइल किया था यानी टेस्ट डॉट जावा, उसका सिर्फ नेम आप लिख दीजिए टेस्ट, तो ऑटोमेटिकली वो जावा इंटरप्रेटर जो है वो टेस्ट डॉट क्लास नाम का जो बाइट कोड बना है कंपाइल के बाद, उसे अपने आप कॉल कर लेता है और हमें डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम एक बार डॉट क्लास लिखकर भी देख लेते हैं क्या होता है। ये हमने लिख दिया। तो ये वो एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में नहीं है, हमें सिर्फ नेम लिखना है, क्लास वो ऑटोमेटिकली ऐड करता है। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव फाइल एग्जीक्यूट करके वो हमें दिखाता है ये हेलो फ्रॉम जावा। तो इस प्रकार से ये जावा आपने देखा कि जावा प्रोग्राम का जो लाइव डेवलपमेंट साइकिल जो है वो ये विंडोज में रहा। अब मैं आपको इसे लिनक्स में करके दिखाऊंगा। चलिए, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने इसके पहले हमने आपको थ्योरेटिकली दिखाया कि कैसे जावा क्या है, जावा क्यों सीखना चाहिए, जावा के सीखने के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके डाटा टाइप्स क्या क्या हैं, और जावा का एक सिंपल सा प्रोग्राम, आपको सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम भी आपको दिखाया गया, और उसके जो जावा प्रोग्राम का जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो भी मैंने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया कि कैसे जावा सोर्स फाइल को कैसे कंपाइल किया जाता है, फिर कंपाइल करके कैसे उसे रन करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे
कि कैसे उस जो प्रोग्राम जो आपने थ्योरेटिकली देखा उसे आज इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें विंडोज़ का मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये लिनक्स में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे उसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप BlueJ इंस्टॉल कर लें। ये मेरा डेबियन लिनक्स है, तो इसमें जो है BlueJ का डेबियन पैकेज मिलता है। तो आप उसमें सबसे पहले क्रोम ओपन करें। क्रोम ओपन करके आप सीधे चले जाएं bluej.org में। bluej.org इसमें आप चले जाएं और यहाँ आप BlueJ जो है वो डाउनलोड कर लें। Ubuntu Debian ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका डेबियन वर्जन जो है, डेबियन का जो BlueJ है वो लेटेस्ट वाला डेबियन के लिए वो यहाँ आप डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने डाउनलोड पहले से कर रखा है। तो ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब इसे इंस्टॉल करने के लिए आप डेबियन में अगर हैं तो इंस्टॉल करने के लिए इसके जो कमांड हैं उसके लिए आप सबसे पहले एक टर्मिनल खोल लें, कमांड टर्मिनल। और उसके बाद उसमें कमांड टर्मिनल में जो है आप उसके कमांड टर्मिनल में सबसे पहले कमांड दें। यहाँ पे चले जाएं डाउनलोड्स फोल्डर में, डाउनलोड्स फोल्डर में चले जाएं। वहाँ पे आपने जो डाउनलोड किया है वो वहाँ पे आपको मिलेगा। ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं BlueJ लिनक्स, ये आप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसके लिए इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड दें sudo, और डेबियन के लिए d पैकेज मतलब डेबियन पैकेज -i मतलब इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन है i। और उसके बाद BlueJ के लिए उसे टाइप करें और टैब लगाएं तो ये फाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ से आप सिर्फ इसे आपको एंटर मारना है और एंटर देने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो चूंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं दोबारा नहीं एंटर दे रहा हूँ। तो इस तरह से इंस्टॉल होने के बाद अब आप इसे यहाँ जो स्टार्ट मेनू है डेबियन का वहाँ पे जाएं। प्रोग्रामिंग में आपको ये BlueJ आपको मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करें इसे, ये खुल जाएगा। ये BlueJ ओपन हो रहा है। अब ये लेटेस्ट वर्जन है 5.1.0। और BlueJ की खासियत एक सबसे अच्छी बात ये है कि आपको अलग से पाथ वेरिएबल सेट नहीं करना पड़ता है और आपको अलग से JDK डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है। वो ऑलरेडी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो इसीलिए आप केवल BlueJ इंस्टॉल कर लेंगे, बस आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पे तो इस तरह से आप केवल BlueJ इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आप वहीं से आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और BlueJ इस तरह से ओपन करने के बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट में आप न्यू प्रोजेक्ट चूज कर लें और उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में आप यहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम, तो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप बहुत सारे जो क्लासेस हैं वो बनाना चाहते हैं, तो उस प्रोजेक्ट का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अगर कोई बैंकिंग का प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्लास हैं तो यहाँ प्रोजेक्ट का नेम वो बैंकिंग दे सकता है और उसके अंदर फिर वो क्लास बनाना स्टार्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बैंकिंग दे दिया या बैंकिंग ये मैंने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। अब यहाँ पे ये एक बैंकिंग प्रोजेक्ट खुल गया। आप यहाँ पे आप बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्लास हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं।
जैसे कि मैं मान लीजिए मैंने पहले मैनेजर क्लास बनाया, तो एक बैंक में क्या क्या होता है, बैंक में मैनेजर होते हैं, कैशियर होते हैं, क्लर्क होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, फोर्थ ग्रेड स्टाफ्स होते हैं। तो इन सब का क्लास आप बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का ये कॉन्सेप्ट ही है कि जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ा जाता है, फिर मॉड्यूल्स को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। तो अगर 9th-10th के स्टूडेंट इसे यूज कर रहे हैं तो वो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्लास 9 प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, या कमांड लाइन प्रोजेक्ट्स ऐसा दे सकते हैं, और उसके अंडर वो एक एक करके जितने भी क्लास 9 या 10th के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एक एक करके न्यू क्लास बनाकर उसमें वो प्रोग्राम बना सकते हैं। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे कैसे उसमें हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा ब्लूजे के अलावा भी बहुत सारे और भी IDE हैं। ब्लूजे जो है ये एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। मतलब इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि इसमें एडिटर और जो जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो सारे इंक्लूडेड हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड कहा जा रहा है। और डेवलपमेंट तो यहाँ प्रोग्राम डेवलपमेंट होता है, इसलिए डेवलपमेंट। और एनवायरनमेंट मतलब ये हमें एक एनवायरनमेंट देता है, इसलिए हम इसे IDE बोलते हैं। तो और भी IDEs हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जीनी भी है। ये जीनी ये भी एक IDE है। यहाँ भी आप जावा के प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी डेवलप कर रखा है, तो इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ब्लूजे जो है वो क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वहाँ पे बहुत सारे एरर और उनको जो हेल्प मिलता है फंक्शन मेथड के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रोग्राम में मैंने पहले से एक वो टेस्ट प्रोग्राम बना रखा है। एक बार पुनः मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे न्यू क्लास है, इसे आप क्लिक कर सकते हैं, या राइट क्लिक यहाँ पे करके न्यू क्लास चूज कर सकते हैं, जो भी आप करें। तो चलिए मैंने यहाँ पे न्यू क्लास चूज किया। क्लास का नेम मैंने test2 दे दिया, test2 ये दे दिया। यहाँ पे ऑलरेडी क्लास सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप एंटर मारेंगे या ओके क्लिक करेंगे तो आपका नया क्लास test2 नाम का ये क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर का जो सोर्स है उसे टाइप करने के लिए आप ये ओपन एडिटर यहाँ राइट क्लिक करिए, इसमें राइट क्लिक करके और खोल सकते हैं। राइट क्लिक करें और करने के बाद ओपन एडिटर कर सकते हैं, या तो आप इसे सिंपली डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो भी ये एडिटर खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिफॉल्ट बहुत से पहले से कुछ सोर्स हैं, इसे आप टोटली पहले कंट्रोल A सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम बनाएंगे। अब आगे है कि अगर आपने फाइल का नेम test2 जैसे हमने दे रखा है, तो अगर आप क्लास का नाम अगर आप चाहते हैं कि जो फाइल का नेम है और क्लास का नेम सेम रहे, तो आप यहाँ पे पब्लिक यूज कर सकते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इसे बोलते हैं, पब्लिक क्लास और test2 ये कर सकते हैं। और अगर आपका जो फाइल है वो अलग है, फाइल का नेम अलग है और यहाँ पे क्लास का नेम आप अलग रखना चाहते हैं, तो आप फिर पब्लिक ना भी दें तो चलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे हटा दूं और इस क्लास का नेम मैं अगर 3 दे दूं तो भी ये चलेगा। अब इसका ओपनिंग ब्रैस दे देते हैं, क्लोजिंग ब्रैस दे दिया मैंने। अब इसके अंदर मेन मेथड, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि जावा जो है एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा में जो कुछ भी होता है वो एक क्लास के अंदर ही होता है। और क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास डाटा टाइप एक प्रकार का डाटा टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो इस तरह से जावा का कोई भी एक सिंगल प्रोग्राम भी वो खुद में एक ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसका जो मेन मेथड है वो ही क्लास के अंदर ही होता है।
विदाउट क्लास मीन्स क्लास के बाहर आप कोई भी कोड या कोडिंग जावा में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जावा को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी माना जाता है। इस तरह से और भी लैंग्वेज है, जैसे C# है, वो भी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके भी जितने भी कोड्स हैं वो क्लास के अंदर ही रहते हैं। लेकिन आपका C++, पाइथन, इसमें आपके क्लास के बाहर भी कोड रह सकते हैं और क्लास के अंदर भी कोड रह सकते हैं। तो इसलिए उनको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कहा जाता है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड OOP मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। तो इस तरह से चलिए इसके अंदर ही हम लोग देंगे। तो जावा का जो मेन मेथड है उसे देने के लिए एक उसका डिफैक्टो स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, इसे हमें मेंटेन करना पड़ता है। मतलब ये एक डिफॉल्ट स्थिति है, डिफॉल्ट कमांड है, कमांड लाइन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि मैं आपको सारी चीजों का यहाँ पे विस्तार से बताता हूँ। स्ट्रिंग, एरे और ये अर्ग्स ये पैरामीटर है। अब इसके अंदर ये मैंने दे दिया। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने दे दिया ये डबल कोट हेलो फ्रॉम जावा। ये तो ये आपकी कोडिंग कंप्लीट हो गई है। एक सबसे छोटा सा प्रोग्राम जावा का, और ये रन करेगा। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये एक एक वर्ड का थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ। पब्लिक जैसा कि नाम है, मीन्स ये जो मेन मेथड है ये पब्लिक एक्सेस के लिए है। मीन्स इसे कोई भी पैकेज जावा में जो क्लास के ऊपर जो होते हैं, मीन्स बहुत सारे क्लास जब इकट्ठे किसी में हम जमा करते हैं या रखते हैं, सेव करते हैं, तो उसे पैकेज कहा जाता है। तो पैकेज में, किसी भी पैकेज में हम इसे कॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक। स्टैटिक मीन्स कि जो ये मेन मेथड है इसके नाम का आप दूसरा मेथड नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और ये सिंगल ही रहेगा, इसलिए स्टैटिक मीन्स इसके नेम को आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। मेन मेथड को दो मेन मेथड नहीं रह सकता है जावा प्रोग्राम में। तीसरा है वॉइड। वॉइड इज इन द सेंस कि मेन जो है ये एक मेथड है। मेथड की पहचान क्या है कि उसके ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये रहते हैं, ये बताते हैं कि वो एक मेथड है। तो मेन एक मेथड है, और हर मेथड का या फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। मीन्स वो कैलकुलेट या प्रोसेस करने के बाद वो मेथड क्या रिटर्न करता है वो उसके सामने यहाँ लिखा रहता है। तो ये वॉइड है, मीन्स मेन मेथड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सामने वॉइड है। वॉइड का मीन्स कुछ भी नहीं। ये हो गया। उसके बाद ये मेन, तो ये तो मेन मेथड है, क्योंकि कंपाइलर जो है वो किसी भी प्रोग्राम को जब रन करता है तो इसी मेन मेथड को ही सबसे पहले वो ढूंढता है। वो ऊपर से रीड करता हुआ आता है और मेन मेथड को सबसे पहले किस क्लास में मेन मेथड है उसी को वो पहले ढूंढता है, और उसके अंदर, इस मेन मेथड के अंदर ये जो ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके अंदर जो कमांड है उनको ही एग्जीक्यूट वो करता है। इसके ऊपर नीचे कुछ भी लिखा रहे उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। हाँ, अगर इसके ऊपर बाहर भी अगर कोड आपने लिख रखा है दूसरे क्लास में, तो उस क्लास को एग्जीक्यूट कराने के जितने भी कोड हैं वो आपको इसी मेन मेथड के अंदर ही कोडिंग करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मेन मेथड जो है ये एक प्रोग्राम के लिए एक ही मेन मेथड होता है। दूसरा, इसके अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो स्ट्रिंग लिखा है हमने, तो ये पैरामीटर कहलाते हैं, और स्ट्रिंग के बाद जो ये ब्रैकेट्स हैं ये एरे का संकेत है कि ये स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग एरे हमने डिक्लेयर किया है, और उस स्ट्रिंग एरे का नेम हमने दिया है अर्ग्स। अर्ग्स मीन्स आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो एरे है, ये एरे मीन्स होता है कि जब कोई डाटा टाइप सिलसिलावार एक से ज्यादा डाटा, अगर एक ही टाइप के डाटा अगर एक से ज्यादा एक लाइन में, एक मेमोरी के लगातार
मेमोरी में स्टोर रहते हैं तो उसे हम एरे कह सकते हैं। एरे मीन्स लाइनिंग होती है, जैसे हम रियल लाइफ में अगर हमने कोई चेयर एक लाइन में लगा के रखी है तो उसे हम एरे ऑफ चेयर्स बोल सकते हैं। अगर कोई लोग खड़े हैं किसी लाइन में तो उसे एरे ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं हम। तो इसी तरह से जब वेरिएबल मेमोरी में एक के बाद एक सेव्ड रहता है एक टाइप के वेरिएबल्स, तो उसे हम एरे ऑफ वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इसी तरह से ये स्ट्रिंग एरे है, मीन्स स्ट्रिंग एक से ज्यादा स्ट्रिंग एक के बाद सेव्ड हैं मेमोरी में, उनको ये करने के लिए, रीड करने के लिए ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर यहाँ पे किया है। तो ये जो अर्ग्स है ये एक एरे है, तो वो किस टाइप का एरे है, तो स्ट्रिंग टाइप का एरे है। तो ये आपको, ये मैंने ऐसे बता दी, पर अभी डिटेल्स में आपको उतनी समझ में नहीं आएगी, और जब एरे हम लोग डिक्लेयर करेंगे, यूज करेंगे प्रोग्राम में, तब आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी आप इसे नहीं भी लिखेंगे, आपने अगर यूं ही छोड़ दिया, इसे डिलीट भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप ऐसे भी इसे रन करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेन मेथड। अब मेन मेथड के अंदर हमने क्या दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो ये सिस्टम, ये जो कमांड है सिस्टम, ये बताता है कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको डिनोट करता है। उसके बाद ये जो आउट है वो आउटपुट डिवाइस को डिनोट करता है। आउटपुट डिवाइस मतलब ये हमारा जो मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस है हमारा। उसके बाद ये प्रिंट लाइन है, तो हम मतलब अपने प्रोग्राम के जरिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को या कंप्यूटर सिस्टम को ये आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि आप प्रिंट करो इस लाइन को। किस लाइन को, हेलो फ्रॉम जावा, इस लाइन को आप प्रिंट करो। ये हमने ऑर्डर दिया, कमांड दिया, किसको, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को या इस मशीन सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, इस कमांड के द्वारा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, जिसमें सिस्टम मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन, आउट मतलब आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर, या अगर साउंड रहेगा तो वो बॉक्स, साउंड बॉक्स जो है वो आउटपुट होंगे, या हमें अगर फाइल कहीं हार्ड डिस्क में सेव करनी है तो यहाँ आउटपुट डिवाइस वो हार्ड डिस्क हो जाएगी। इस तरह से वो ऑटोमेटिकली इंटरनली होता है। तो इस तरह से ये प्रिंट, ये कमांड जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये इस लाइन को प्रिंट करेगा किसमें, तो आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कौन है, तो ये मॉनिटर या स्क्रीन जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम सिंपली आपके स्क्रीन में हेलो फ्रॉम जावा प्रिंट करेगा। चलिए अब इसे हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसे क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी एरर, या अगर कोई एरर नहीं है तो वो आपको यहाँ पे नीचे विंडो में दिखाई पड़ेगा, नीचे स्टेटस में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नो सिंटेक्स एरर्स, मतलब कोई भी हमारे सिंटेक्स में कुछ भी एरर नहीं है, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ही एरर फ्री है। अब इसे हम कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए ये जो test3 है इसे हम लोग यहाँ पे void main जो आप देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये आपने देख लिया कि हेलो फ्रॉम जावा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे, तो इस तरह से ये फेज चला। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने जो है ये सोर्स फाइल को क्रिएट किया। सोर्स फाइल ये है test3, इसमें हम लोगों ने ये सोर्स लिखा, ये सोर्स कोड है, ये जो हमने लिखा ये कोडिंग, ये सोर्स कोड है। फिर इससे हम लोगों ने कंपाइल किया। यहाँ पे कंपाइल कमांड जैसे ही दिया हमने, तो जावा कंपाइलर जो होता है, जावा का कंपाइलर जिसे जावा सी भी बोलते हैं, वो इस फाइल को उसने कंपाइल किया, और कंपाइल करके इसे बाइट कोड में कन्वर्ट किया, और उस बाइट कोड को हम यहाँ पे रन कर पाते हैं। जब राइट क्लिक करके void main ये कमांड देते हैं तो हम लोग उस बाइट कोड को यहाँ पे JVM के हेल्प से रन करा पाते हैं। तो इस तरह से लिनक्स में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसके अगले वीडियोस में हम अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे, वेरिएबल क्या है, उसका यूज कैसे होता है वो हम देखेंगे, और धीरे धीरे इनपुट कैसे लेते हैं। तो इस तरह के और भी फीचर्स जो हैं वो धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग आगे के प्रोग्राम में करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, और जो नए हैं इस चैनल में वो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो तब तक अगले वीडियो के लिए धन्यवाद सबको, थैंक यू।